Okay, so in the last session, previous lecture में हमने surface tension का concept introduce किया था, सिर्फ introduce किया था. Why shape of liquid drop or bubble is spherical? Why you have a layer on the surface of water and water spider can walk on it. So to understand surface tension, ये ऐसा क्यों होता है, ये समझने के लिए हम लोगों को मॉलिक्यूलर थ्योरी की हेल्प लेनी पड़ेगी. वी हैव टू एक्सप्लेन थ्रू फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स. फिर हमने दो टाइप के फोर्सेस इंट्रोड्यूस किए थे, मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ कोर्स. एक था कोहेसिव फोर्स, वेयर कोहेसिव फोर्स इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस. जैसे वाटर एंड वाटर मॉलिक्यूल में जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, दैट इज कोहेसिव फोर्स या फिर फोर्स ऑफ कोहेजन. देन वी सॉ adhesive force or force of adhesion, which is the force of attraction between molecules of different substances जैसे glass and water. अब यहाँ तक क्लियर है, ऐसा assumption लेके मैं आगे चल रहा हूँ. Then there is something which is called as molecular range or range of molecular force. Range of molecular force, इसको रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन भी बोलते हैं, इसको मॉलिक्यूलर रेंज भी बोलते हैं, या सिर्फ रेंज भी बोलते हैं. ओके, नॉर्मली वी डिनोटेड बाय आर. तो यू हैव टू नो कि कई बार मैं बोलूंगा रेंज मतलब मॉलिक्यूलर रेंज, या फिर रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स, या फिर रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, ये सब एक ही चीज है. तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. एज आई टोल्ड यू, हमारे पास ये एक मॉलिक्यूल है, लेट अस से ए मॉलिक्यूल. ये मॉलिक्यूल वाटर का भी हो सकता है, ये किसी और सब्सटेंस का भी हो सकता है. अब ए मॉलिक्यूल किसी दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा, राइट, अप टू अ मैक्सिमम डिस्टेंस, सर्टेन मैक्सिमम डिस्टेंस. तो ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है ये इफेक्टिव होगा ओनली अप टू अ सर्टेन मैक्सिमम डिस्टेंस. उसको हम बोलते हैं रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स. क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि मॉलिक्यूल ए यहाँ पे है और मॉलिक्यूल बी इंफिनिटी पे है और फिर भी अट्रैक्शन है. मॉलिक्यूलर फोर्स शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, वो बहुत स्मॉल डिस्टेंस के लिए इफेक्टिव होता है. तो दिस इज कॉल्ड एज रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स. बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को एक सर्टेन मैक्सिमम डिस्टेंस तक अट्रैक्ट कर सकता है, उस पे फोर्स एक्सर्ट कर सकता है. दैट पर्टिकुलर value of distance up to which molecular force is effective is called as range of molecular force. और ये जो molecular forces होते हैं, इनका range होता है around 10⁻⁹ मीटर, मतलब 1 नैनोमीटर तक. इसलिए हम molecular forces को short range forces भी बोलते हैं. So how to explain this in words? It is quite simple thing. Range याद रखना, range मतलब distance, तो यहाँ पे distance की बात हो रही है. ओके, range of molecular force या फिर range of molecular attraction या फिर molecular range or simply range. So you can say the maximum distance, between two molecules, up to which intermolecular forces are effective is called as range of molecular force, or molecular attraction. Okay, अब मैंने आपको जैसे बताया, these forces are short range, they are effective only up to a distance of 10⁻⁹ meter. So this intermolecular forces are effective up to very small short distance
up to short distance nearly equal to 10 पावर -9 मीटर, मतलब नैनोमीटर का रेंज है इसका, ओके, इन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। गैसेस में तो देयर आर मोर और लेस नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट मतलब सिक्वेंशियल इन नेक्स्ट काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आप देखोगे कि ये बेसिक अजम्पशन है कि गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट ही नहीं करते। दैट इज बेसिक अजम्पशन, वो हम आगे देखेंगे। ओके, सो देयरफॉर यू कैन से such forces are short range forces, therefore such forces are short range forces, short range। okay, so now what we know is what is range of molecular force। अब एक लॉजिकल चीज है, बहुत बेसिक चीज है। अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल ए है तो वो ए मॉलिक्यूल हर एक डायरेक्शन में r डिस्टेंस तक दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर सकता है। सो अ गिवन मॉलिक्यूल ए कैन अट्रैक्ट molecules in all possible directions up to a distance r। मतलब यहाँ पे r डिस्टेंस तक, यहाँ पे r डिस्टेंस तक, यहाँ पे r डिस्टेंस तक, यहाँ पे r डिस्टेंस तक। तो ऐसा है कि इट कैन अट्रैक्ट अनदर मॉलिक्यूल इन ऑल डायरेक्शन। क्योंकि ऐसा क्यों होगा कि ए मॉलिक्यूल एक ही डायरेक्शन में अट्रैक्ट कर रहा है? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। यू कैन नॉट से कि हाँ बी मॉलिक्यूल अगर अलॉन्ग एक्स एक्सिस होगा तो ही अट्रैक्शन होगा, या फिर अलॉन्ग वाई होगा तो ही अट्रैक्शन होगा, या फिर समवेयर हियर होगा एट सम एंगल 45 तो ही अट्रैक्शन होगा। ऐसा तो होता नहीं है। अट्रैक्शन तो अट्रैक्शन है, वो हर डायरेक्शन में होगा। तो एनी मॉलिक्यूल will attract other molecule in all possible directions up to distance r। तो अगर आप हर एक डायरेक्शन की बात कर रहे हो तो ये बन गया एक स्पीयर। ओके, मैं वापस बता रहा हूं, देखो क्या है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, मतलब मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स। ये जो फोर्सेस है ये एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक इफेक्टिव होते हैं, शॉर्ट रेंज तक इफेक्टिव होते हैं। ओके, तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस अगर 10 पावर 9 मीटर तक, -9 मीटर तक, 10 पर -9 मीटर तक रहा तो ही अट्रैक्शन होगा। उससे ज्यादा हुआ तो अट्रैक्शन नहीं होगा या फिर बहुत वीक होगा, राइट। तो अब ये जो डिस्टेंस है, रेंज, ये तो हर एक डायरेक्शन में हो सकता है ना, इरिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन। मतलब यहाँ पे मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पे है या फिर वो यहाँ पे है, या फिर दूसरा मॉलिक्यूल कोई यहाँ पे है, डजंट मैटर। सो दिस रेंज इज इफेक्टिव इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। ऐसा समझो कि वो मॉलिक्यूल सेंटर पे है और सेंटर से हर एक डायरेक्शन में r डिस्टेंस तक वो दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर सकता है हर एक डायरेक्शन में। 3 डायमेंशन में सोचोगे तो इट बिकम्स अ स्फीयर, और इस स्फीयर को बोलते हैं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। तो sphere of influence is an imaginary sphere, okay, at the center of which there is a molecule. Okay, any other molecule inside this sphere of influence will be attracted by molecule at the center, or it will attract the molecule at the center। मैंने क्या बोला, वापस समझा देता हूँ मैं। स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ये एक इमेजिनरी स्पीयर है जिसके सेंटर पे एक मॉलिक्यूल है। अगर इस स्फीयर के अंदर दूसरा मॉलिक्यूल आ गया तो वो दूसरा मॉलिक्यूल अट्रैक्ट होगा। किससे अट्रैक्ट होगा? जो सेंटर पे मॉलिक्यूल है उससे अट्रैक्ट होगा, या फिर वो सेंटर वाले मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा। मतलब ये 2 वे इंटरैक्शन है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि बी मॉलिक्यूल सिर्फ अट्रैक्ट कर ही रहा है, खुद नहीं हो रहा है, ऐसा तो नहीं होता है। इट इज, बोलते हैं ना हम लोग इसको, 2 वे कम्युनिकेशन है ये। ओके, सो one way traffic nahi hai, it is 2 way। So what is sphere of influence? Sphere of influence is an imaginary sphere with certain molecule at the center and radius equal to range of molecular force। Any molecule inside the sphere will attract the molecule at the center and equivalently
that molecule will also be attracted, that molecule will also experience a attractive force due to molecule sitting at the center. That is sphere of influence. Okay, तो बहुत बेसिक चीज है और इम्पॉर्टेंट है, तो हम लिख लेंगे एक बार, फिर वापस से समझ लेंगे. तो वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस. देखो वर्ड में ही है, स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस मतलब इन्फ्लुएंस करना, अट्रैक्ट करना, फोर्स एक्सर्ट करना. ओके, तो एन इमेजिनरी स्पीयर, an imaginary sphere drawn with given molecule at the center, with given molecule at the center, at its center, and radius equal to range of molecular force, या फिर just molecular range, is called as sphere of influence. Is called as sphere of influence. Okay, so in sphere of influence, every molecule inside the sphere exerts a force of attraction at the central molecule, या फिर on the molecule at the center. Also, molecule at the center attracts every other molecule inside the sphere, inside the sphere. Okay, तो once you know this, अगर आपको कम से कम इतना पता है, तो अब आप सरफेस टेंशन की बात कर सकते हो. तो जस्ट फॉर अ क्विक रिवीजन, एक मॉलिक्यूल है ए, वो किसी भी और मॉलिक्यूल को एक पर्टिकुलर डिस्टेंस आर तक ही अट्रैक्ट कर सकता है, और ये पर्टिकुलर डिस्टेंस हर एक डायरेक्शन में इफेक्टिव होगा. मतलब ए मॉलिक्यूल किसी और मॉलिक्यूल को हर एक डायरेक्शन में आर डिस्टेंस तक अट्रैक्ट कर सकता है. तो ये आर 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 इन ऑल डायरेक्शन ले लिया तो एक स्फीयर बनेगा, उसको बोलेंगे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस. तो उस पर्टिकुलर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर कोई दूसरा मॉलिक्यूल आ गया, तो वो दूसरा मॉलिक्यूल ए मॉलिक्यूल को, जो सेंट्रल मॉलिक्यूल है, उसको अट्रैक्ट करेगा और खुद भी अट्रैक्ट होगा. दिस इज व्हाट वी हैव टू नो. मतलब देयर इज म्यूचुअल इंटरैक्शन, इतना पता है. तो नाउ यू कैन टॉक अबाउट बिहेवियर ऑफ लिक्विड सरफेस. तो ये सरफेस टेंशन क्यों होता है, क्यों सरफेस पे एक लेयर बनता है. तो लेट अस नाउ टॉक अबाउट बिहेवियर ऑफ लिक्विड सरफेस. ऐसा स्ट्रेंज बिहेवियर क्यों होता है. तो नाउ ये समझने से पहले समथिंग यू हैव टू नो, दैट इज सरफेस फिल्म. अभी सरफेस फिल्म समझने के लिए हमको डायग्राम लगेगा. तो लेट अस टेक अ कंटेनर. इस कंटेनर को हम
लिक्विड से फिल करने वाले हैं, लिक्विड वाटर से ही फिल कर लेते हैं. So this is the container, and this container has water inside it. Okay, तो यहाँ पे water है, it is filled with liquid water. Okay, now the idea is surface film मतलब क्या? Surface film मतलब इस वाटर के ऊपर सरफेस पे एक लेयर होता है, सम लेयर, और उस लेयर का जो थिकनेस है दैट इज इक्वल टू रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन. तो व्हाट वी आर डूइंग इज, हमने एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर पे हमने में हमने लिक्विड वाटर भरा है, और उस सरफेस, लिक्विड सरफेस, वाटर सरफेस का जो फ्री सरफेस है उसको नाम दे देते हैं, लेट अस से PQ इज फ्री सरफेस. सरफेस पे हमने एक लेयर इमेजिन किया है, और इस लेयर का थिकनेस है इक्वल टू रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन. तो P डैश या फिर Q डैश, इसको आप बोलोगे सरफेस फिल्म. तो व्हाट इज सरफेस फिल्म? द लेयर ऑफ surface of liquid whose thickness is equal to range of molecular attraction या फिर force is called as surface film. So the layer of surface of liquid whose thickness is equal to molecular range is called as surface film. Is called as surface film. This is important. ये surface film assume करना बहुत important है. Let me just quickly modify a little bit. थोड़ा सा इसको मैं बड़ा करता हूँ because आगे का theory जो है it is dependent on this particular layer. Okay, तो what we have done is, हमने अब तक क्या किया, हमने सिर्फ एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर में हमने एक लिक्विड भर दिया है, आप बोल सकते हो वाटर लिया है, इट्स ओके, यू कैन टेक वाटर आल्सो, और उसके फ्री सरफेस पे, उस लिक्विड के फ्री सरफेस पे एक लेयर अज्यूम किया है, उस लेयर का थिकनेस इक्वल टू मॉलिक्यूलर रेंज है R. दैट्स ऑल यू हैव डन. और इस लेयर को आपने बोल दिया सरफेस फिल्म. तो डिफाइन करते रहना चाहिए, द लेयर ऑफ सरफेस ऑफ लिक्विड हुज थिकनेस इज इक्वल टू रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन या फिर मॉलिक्यूलर रेंज इज कॉल्ड एज सरफेस फिल्म. अब हम 3 मॉलिक्यूल अज्यूम करेंगे. लेट अस अज्यूम 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. One molecule A is well inside the water. एक मॉलिक्यूल है A जो well inside है, it is well inside the water. So it is completely inside बोल सकते हो. You can say this molecule A is completely inside water. एक मॉलिक्यूल लिया आपने B, and that B molecule is within the surface film. तो जो B मॉलिक्यूल है वो within the surface film है. Okay, so that B molecule is within the surface film, and surface film you already know. ये जो P डैश हमने दिखाया है that is surface film. Okay, तो B मॉलिक्यूल के केस में sphere of influence मोस्टली लिक्विड के अंदर होगा. जस्ट अ मिनट, ये आ गया स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ मॉलिक्यूल बी. एंड एक मॉलिक्यूल सी आपने लिया राइट ऑन द फ्री सरफेस. तो व्हाट यू आर डूइंग इज, आपने बेसिकली
तीन मॉलिक्यूल्स अज्यूम किए हैं, यू हैव assumed three molecules, molecule A which is well inside the liquid, molecule B which is in the surface film, and molecule C which is right at the surface. So just a minute. Okay, ये आ गया आपका मॉलिक्यूल A well inside, good. Molecule B in the layer, molecule C right at the surface. Now ये जो सरफेस टेंशन का कॉन्सेप्ट है, लिक्विड का फ्री सरफेस एक इलास्टिक जैसे दिखता है, ऐसा क्यों? तो ये डिपेंड करता है ए, बी और सी मॉलिक्यूल पे कौन कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं उस पे। अगर मैं ए मॉलिक्यूल की बात करता हूं, लेट अस टॉक अबाउट मॉलिक्यूल ए। अब मॉलिक्यूल ए के केस में क्या होगा? मॉलिक्यूल ए के केस में लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे, ऊपर नीचे, आगे पीछे, आजू बाजू, इन ऑल डायरेक्शन। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ए मॉलिक्यूल जो पानी में बहुत अंदर है, उसके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में ऑल डायरेक्शन में सिर्फ और सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स है। ओके, सो फॉर मॉलिक्यूल ए, inside the sphere of influence of molecule A there are only water molecules. तो अगर ये मॉलिक्यूल सेंट्रल मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब क्या होगा? मतलब ये होगा कि if there is another molecule over here, ये मॉलिक्यूल सेंट्रल मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा, ओके, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में और एक मॉलिक्यूल होगा जो सेंट्रल मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा। अगर ऊपर एक मॉलिक्यूल है जो सेंट्रल मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहा है, तो नीचे भी एक मॉलिक्यूल है सेम डिस्टेंस पे जो इस सेंट्रल मॉलिक्यूल ए को अट्रैक्ट कर रहा है। अगर यहाँ पे आपके पास एक मॉलिक्यूल है जो सेंट्रल मॉलिक्यूल ए को अट्रैक्ट कर रहा है, तो you also have another molecule over here at the same distance which will attract molecule A equally. तो in short, A molecule के sphere of influence में हर एक डायरेक्शन में वाटर मॉलिक्यूल्स थे, तो A molecule पे हर एक डायरेक्शन में इक्वल फोर्स लग रहा है, हर एक डायरेक्शन में इक्वल फोर्स लग रहा है, मतलब वहां पे टोटल फोर्स इज जीरो, नेट फोर्स इज जीरो, राइट? सो हम बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस है वहां पे। सो फॉर अ मॉलिक्यूल ए व्हिच इज वेल इनसाइड लिक्विड, इट इज अट्रैक्टेड बाय सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब कोहेसिव फोर्स है वहां पे। सो मॉलिक्यूल ए इज अट्रैक्टेड बाय सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स in all directions, and hence the resultant force on molecule A is zero. तो जो मॉलिक्यूल्स लिक्विड में बहुत अंदर होते हैं, मतलब यहाँ पे डी मॉलिक्यूल होगा मान लो, यहाँ पे दूसरा मॉलिक्यूल होगा ई, यहाँ पे एफ, जी, जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे जो वाटर में बहुत अंदर है, उन सब पे नेट फोर्स जीरो लग रहा है, देयर इज नो नेट फोर्स। तो इसका मतलब वहां पे इक्विलिब्रियम है। अब हम बात कर लेते हैं मॉलिक्यूल बी की। मॉलिक्यूल बी ये सरफेस फिल्म के अंदर है, जस्ट बिलो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, ओके। अगर आप नोटिस करोगे तो बी का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का मैक्सिमम पार्ट वाटर के अंदर है, और छोटा सा पार्ट यहाँ पे यू सी a very small part of sphere of influence of molecule B is in air, मतलब यहाँ पे एयर होगा, और आपको पता है डेंसिटी ऑफ एयर इज वेरी वेरी लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ एयर इज 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, whereas डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ओके। इसका मतलब बी मॉलिक्यूल पे क्या हो रहा है? बी मॉलिक्यूल पे अगर यहाँ पे एक फोर्स है तो यहाँ पे भी एक मॉलिक्यूल है, तो दूसरी साइड पे एक मॉलिक्यूल है, मतलब
हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्सेस बैलेंस हो रहे हैं, so there is no net force in horizontal direction, cancellation, okay. But अगर मैं यहाँ पे मॉलिक्यूल की बात करता हूँ, तो यू हैव अ वाटर मॉलिक्यूल हियर, वो वाटर मॉलिक्यूल एट द सेंटर, मतलब बी मॉलिक्यूल को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ओके, डाउनवर्ड डायरेक्शन में अट्रैक्ट कर रहा है। उसको बैलेंस करने के लिए ऊपर वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, क्योंकि वहां पे एयर है। एयर मॉलिक्यूल भले ही होगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल एंड एयर मॉलिक्यूल इज वीक compared to force of attraction between water and water molecule। यहाँ पे water और water मतलब cohesive force strong होता है compared to water and air मतलब adhesive force के comparison में, और ऊपर से air का density भी कम है, मतलब air के कुछ molecules, only very few molecules of air are there। तो B के लिए ये समझना कि B के केस में क्या हो रहा है, B का स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का मैक्सिमम पार्ट वाटर के अंदर है, छोटा सा पार्ट एयर में है, और ऊपर से एयर का डेंसिटी भी कम है। तो जो स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का जो पार्ट एयर में है, वहां पे कुछ वेरी लेस एयर मॉलिक्यूल्स हैं। अब मैं बी मॉलिक्यूल की जब बात करता हूं, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्सेस बैलेंस्ड है, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में क्या हो रहा है कि नीचे की तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स बी को खींचने लगेंगे, और जो डाउनवर्ड फोर्स है बी मॉलिक्यूल पे, उसको बैलेंस करने के लिए ऊपर कुछ नहीं है, ओके। सो द मॉलिक्यूल बी विच इज इनसाइड द सरफेस फिल्म will be continuously acted upon by a downward force। तो I am just removing horizontal forces for the time being। तो समझना ये है आपको कि जो भी मॉलिक्यूल, सिर्फ बी की बात नहीं है, जो भी मॉलिक्यूल सरफेस फिल्म में होगा, उस मॉलिक्यूल के ऊपर कंटिन्यूअस मतलब नेट अनबैलेंस्ड फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, अनबैलेंस्ड फोर्स है। अब जब आप सी मॉलिक्यूल की बात करते हो, तो सी मॉलिक्यूल के केस में हाफ पार्ट of sphere of influence is in air and the other half part is in water, liquid। And as I already told you, this condition, density of air is very less than density of water, which means C molecule मतलब जो surface पे है, उस molecule के केस में भी एक net downward force हमेशा होगा, क्योंकि नीचे के molecules, the molecules in the lower part of sphere of influence which are water molecules, ये surface के molecule को, C molecule को नीचे pull करते रहेंगे, और उसको बैलेंस करने के लिए ऊपर फोर्स नहीं है, राइट। तो व्हाट कंक्लूजन्स यू कैन मेक, आप ऐसा कंक्लूजन बना सकते हो इससे कि जो मॉलिक्यूल्स वेल इनसाइड लिक्विड है उस पे नेट फोर्स नहीं है, जो मॉलिक्यूल सरफेस फिल्म या फिर सरफेस पे ऑन द सरफेस या फिर इनसाइड द सरफेस फिल्म है, they are continuously experiencing net downward force। अभी अगर net downward force है, ओके, तो क्या होगा, ऑब्वियसली ये पेन है, मैंने इसको अगर रिलीज कर दिया, ये नीचे गया, क्यों नीचे गया, क्योंकि नेट डाउनवर्ड फोर्स ग्रेविटी है। तो सिमिलरली सरफेस लेयर में और सरफेस के ऊपर जो भी मॉलिक्यूल्स है उस पे नेट फोर्स है। अगर नेट फोर्स है तो वो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, वो मॉलिक्यूल्स गायब हो जाएंगे, नीचे की तरफ जाएंगे। सो दोज मॉलिक्यूल्स विल गो इनसाइड लिक्विड, और सरफेस में मॉलिक्यूल्स कम हो जाएंगे। तो व्हाट हैपेंस इज दिस, you will have less number of molecules in the surface compared to inside, okay। तो यहाँ पे कम मॉलिक्यूल्स होंगे। कहाँ गए मॉलिक्यूल्स नीचे गए। नीचे क्यों गए, क्योंकि नीचे ये जो मॉलिक्यूल्स थे यहाँ पे पहले, where did these molecules go, these molecules went down,
व्हाई डिड दे गो डाउन? बिकॉज नेट डाउनवर्ड फोर्स था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सरफेस फिल्म में मॉलिक्यूल्स कम है कंपेयर टू इनसाइड। अच्छा, अभी ऐसा है तो मैं एक काम करता हूं। तो क्या है कि कंपैरेटिवली देयर आर लेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द फिल्म। सरफेस फिल्म में मॉलिक्यूल्स कम है, तो फिर क्या होगा? जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, मान लो दीज आर द मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट, और बाकी के मॉलिक्यूल्स कहाँ गए? गायब हो गए। कहाँ गायब हो गए? नीचे चले गए। क्यों नीचे चले गए? क्योंकि कंटिन्यूअस डाउनवर्ड फोर्स था, तो नीचे गए। अब ये जो मॉलिक्यूल्स बच गए, अब इनको तो एक दूसरे का ही सहारा है ना? दे विल हैव टू सपोर्ट ईच अदर। नहीं करेंगे तो फिर ये भी नीचे जाएंगे। ओके, नीचे टांग खींचने वाले फोर्सेस है। तो फिर अभी क्या होगा? दे हैव टू सपोर्ट ईच अदर। मतलब ये कि सरफेस का जो लेयर है वो श्रिंक होगा। क्यों श्रिंक होगा? बिकॉज दीज मॉलिक्यूल्स दे वांट टू सपोर्ट ईच अदर। तो ये एक दूसरे के थोड़ा थोड़ा पास में आएंगे टू एक्सर्ट स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, है ना? तो दे विल स्टार्ट, उसको बोलते हैं सरफेस एरिया मिनिमाइज करना। तो दे विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर and they will attract each other with strong forces। तो इनमें ही फोर्स बनने लग जाएगा। तो ये जो फोर्स है, एक दूसरे को जो अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये दिस लुक्स लाइक अ स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन। अभी कभी आपने एक कपड़ा लिया और उस कपड़े को खींच लिया आपने हर डायरेक्शन से, तो कैसा दिखता है? वो वैसा दिखेगा। मतलब surface layer looks like a stretched elastic membrane, and this property of surface is called as surface tension। Alright, good। मैं वापस समझाता हूँ कॉन्सेप्ट क्या है, और बहुत इजी और बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है ये। तो कॉन्सेप्ट इज एक्सट्रीमली सिंपल, इजी, इंटरेस्टिंग। फॉर दिस आई नीड दिस। तो हमने शुरू कहाँ से किया था? तो हमने शुरू कहाँ से किया था पहले वो समझ लो। We started off with assuming a layer on the surface of fluid। हमने स्टार्ट किया था सरफेस पे एक लेयर अज्यूम करके, और इस लेयर का थिकनेस था इक्वल टू मॉलिक्यूलर रेंज पी क्यू पी डैश क्यू डैश। तो ये पी डैश या फिर क्यू डैश, ये थिकनेस है आर। तो surface film is a layer on the surface of liquid whose thickness is equal to range of molecular force। फिर हमने 3 मॉलिक्यूल अज्यूम कर लिए, एक मॉलिक्यूल वेल इनसाइड लिक्विड ए। अब जो मॉलिक्यूल वेल इनसाइड लिक्विड है, उसके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में हर एक डायरेक्शन में सिर्फ लिक्विड है, एयर नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ लिक्विड है। तो क्या होगा? इस पे हर एक डायरेक्शन में इक्वल फोर्स लगेगा। हर एक डायरेक्शन में इक्वल फोर्स लगने की वजह से क्या हो गया? कैंसलेशन हो गया। कैंसलेशन होने का मतलब क्या होता है? दैट देयर इज नो नेट फोर्स। सो व्हाट इज हैपनिंग फॉर मॉलिक्यूल ए इज देयर इज फोर्स, but there is equal force in all direction। So molecule A will experience zero resultant force। नेट फोर्स ऑन मॉलिक्यूल ए इज 0, क्योंकि यहाँ पे हर एक डायरेक्शन में इक्वल फोर्स था। राइट, नाउ व्हाट हैपेंस फॉर मॉलिक्यूल बी? अब मॉलिक्यूल बी का अगर आप केस देखोगे, तो मॉलिक्यूल बी हमने कहाँ लेके रखा था? जस्ट बिलो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, मतलब विद इन सरफेस फिल्म। ये मॉलिक्यूल बी हमने विद इन सरफेस फिल्म लिया है। तो मॉलिक्यूल बी का एक छोटा सा पार्ट स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का वो एयर में है। एयर का डेंसिटी वाटर से कम है, तो वो अट्रैक्ट कम करेगा। एयर का अट्रैक्शन ऑन मॉलिक्यूल बी ये कम होगा।
मतलब एडेसिव फोर्स कम होगा। लेकिन बी मॉलिक्यूल पे फोर्स लग तो रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा है, कोहेसिव फोर्स लग रहा है। मतलब बी मॉलिक्यूल के लिए अगर आप बात करोगे तो साइड वाइज फोर्सेस जो है ये बैलेंस्ड है। ओके, ये भी बैलेंस हो गया मान लो, ये भी बैलेंस हो गया मान लो। लेकिन जब मैं एग्जैक्टली वर्टिकल डायरेक्शन में देखता हूँ तो नीचे की तरफ ज्यादा फोर्स है कंपेयर टू ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ कम फोर्स क्यों है? क्योंकि उसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का कुछ पार्ट एयर में चला गया, मतलब वहां पे वाटर मॉलिक्यूल्स का शॉर्टेज है। तो ऊपर जो पार्ट एयर में है वहां पे वाटर मॉलिक्यूल्स का शॉर्टेज है, और वाटर मॉलिक्यूल्स के शॉर्टेज की वजह से, because of shortage of water molecule in upward direction, cohesive force is more in downward direction. Cohesive force is greater in downward direction. मतलब overall there is a net unbalanced force in downward direction which will try to pull molecule B inside. Okay? अब यही स्टोरी सी मॉलिक्यूल के लिए रिपीट होगी, जो सी मॉलिक्यूल राइट एट द सरफेस लिया है हमने सी मॉलिक्यूल को राइट एट द सरफेस लिया है। मतलब सी मॉलिक्यूल का हाफ पार्ट, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का हाफ पार्ट ये एयर में है और हाफ पार्ट ये लिक्विड में है। तो सी मॉलिक्यूल के केस में नेट डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा है कंपेयर टू बी। क्यों? क्योंकि सी मॉलिक्यूल के केस में यहाँ पे भी नेट फोर्स है, यहाँ पे भी नेट फोर्स है, यहाँ भी नेट फोर्स है, यहाँ पे भी नेट फोर्स है। सो सी मॉलिक्यूल के केस में बैलेंस सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में कंप्लीटली अनबैलेंस्ड है। तो ये जो फोर्सेस है ये सब फोर्सेस मिलके सी पे एक फोर्स एक्सर्ट करेंगे विच विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो व्हाट कंक्लूजन्स आर वी मेकिंग और कैन वी मेक? हम क्या कंक्लूजन्स कर सकते हैं इससे? हम बोल सकते हैं जो मॉलिक्यूल सरफेस फिल्म में होगा वो मॉलिक्यूल नीचे की तरफ पुल होगा। नीचे की तरफ पुल होगा मतलब there will be less number of molecules in the layer compared to inside. अभी अगर लेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है और लेयर को मेंटेन करना है तो दे विल हैव टू थोड़ा मजबूती से पकड़ना पड़ेगा। कभी गेम खेला होगा आपने, 6-7 लोग आप एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े रह जाते हो, क्यों? सामने वाले को जाने नहीं देना। अभी इनका भी वही हाल हो गया कि दे विल हैव टू स्ट्रेच, दे विल हैव टू पुल ईच अदर सो दैट ये खुद भी नीचे ना चले जाए। सो द सरफेस ऑफ एनी लिक्विड looks like stretched elastic membrane, which is called as, this property is called as surface tension. Okay, so this is what you need to know, you need to understand. Okay, अब obviously ये सारा का सारा theory मैं notes में देने वाला हूँ, so you don't have to, I don't have to write it here. तो मैं ये आपको पूरा notes में दे दूंगा। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है कि अगर सरफेस टेंशन, ये तो पूरा थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन हो गया, दिस इज ऑल थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन। जो मैंने बताया ये होगा वो होगा, इनसाइड मॉलिक्यूल पे फोर्स नहीं होगा, आउटसाइड मॉलिक्यूल पे मतलब जो सरफेस के लेयर में मॉलिक्यूल्स है उस पे फोर्स होगा, ये सारे जो चीजें हैं ये थियोरेटिकल है। बट मैथमेटिकली भी हमको सरफेस टेंशन डिफाइन करना है, we have to define surface tension mathematically. So how do you define surface tension? Let's see how to define surface tension mathematically. अब I am only focusing on the surface of liquid. मतलब मेरे पास ग्लास है, उसमें पानी है, मैं ऊपर से देख रहा हूँ उसको, I am looking from the top. Okay, I am not looking from the side. ये जो था ये साइड व्यू था। ओके, ये साइड व्यू था, हम साइड से देख रहे थे। अब हम टॉप से देखेंगे। टॉप से देखेंगे तो हमको क्या दिखेगा? हमको टॉप सरफेस ऑफ लिक्विड दिखेगा, है ना। आप जब ग्लास में पानी भरते हो तो ग्लास का क्रॉस सेक्शन क्या होता है? सर्कुलर, तो मुझे सर्कल दिखेगा। वेरी गुड। अब इस
सरफेस ऑफ लिक्विड पे मैं एक लाइन इमेजिन करता हूं. लेट अस इमेजिन अ लाइन ऑन दिस सरफेस, लेट अस से PQ. ये इमेजिनरी लाइन है. दिस इज इमेजिनरी लाइन PQ. इस इमेजिनरी लाइन PQ पे लिक्विड के वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे ही, क्योंकि वाटर है तो वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, केरोसिन का तो केरोसिन के मॉलिक्यूल्स होंगे. What have we understood from the molecules on the surface? Molecules जो सरफेस लेयर में थे वो क्या कर रहे थे? ये सरफेस लेयर का मॉलिक्यूल था और यहाँ पे एक दूसरा मॉलिक्यूल था, फिर यहाँ पे और एक मॉलिक्यूल था, फिर यहाँ पे और एक मॉलिक्यूल था. सरफेस के लेयर पे वो क्या कर रहे हैं? वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब वो एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं. सो दे आर एक्सर्टिंग फोर्स ऑन ईच अदर. ओके. और ये फोर्स टेंजेंट है. किसको टेंजेंट है? लिक्विड सरफेस को टेंजेंट है, क्योंकि लिक्विड सरफेस कैसा दिखता है? व्हाट इज लिक्विड सरफेस? हाउ डज इट लुक लाइक? सो लिक्विड सरफेस, ये लिक्विड सरफेस है आपका. तो ये जो फोर्स मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे, ये फोर्स F या फिर ये फोर्स F, ये लिक्विड सरफेस को टेंजेंट है. तो नॉर्मल नहीं है, परपेंडिकुलर है क्या? नहीं, टेंजेंट है. ओके. तो जो मॉलिक्यूल बच गए थे, जो नीचे नहीं गए थे, वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पे टेंजेंशियल फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं. तो जब मैं ऊपर से देखता हूं लिक्विड को, एक लाइन अज्यूम करता हूं, उस लाइन पे कुछ मॉलिक्यूल्स है और ये लाइन PQ इमेजिनरी है. अब ये जो लाइन पे मॉलिक्यूल्स है उस पे टेंजेंशियल फोर्स है इन बोथ डायरेक्शन. क्यों? क्योंकि जो लाइन पे मॉलिक्यूल्स है उसके लेफ्ट में भी उसके राइट में भी बाकी मॉलिक्यूल्स है जो अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट करने वाले हैं. सो यू हैव फोर्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ दिस इमेजिनरी लाइन. मान लो ये जो इमेजिनरी लाइन है इसका टोटल लेंथ है L, और इस पे जो टोटल फोर्स है, टोटल फोर्स ऑन ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑन दिस इमेजिनरी लाइन इज F. So this force, tangential force per unit length acting on the surface of a fluid is defined as surface tension. तो surface tension mathematically कैसे define करोगे? तो आप बोलोगे, you will say the force, tangential force per unit length on the surface of liquid is called as surface tension. So surface tension T is defined as the tangential force, tangential force, tangential force. 3 बार रिपीट किया मैंने, क्योंकि जब एग्जाम में मैंने पूछा तो ये tangential वर्ड अगर नहीं दिखा तो 0 मिल जाएगा आपको. Surface tension is defined as tangential force acting per unit length, क्योंकि मैंने total length को डिवाइड कर दिया है. तो acting per unit length on both sides of imaginary line on the free surface of liquid is defined as surface tension. Right? So one more time we will just revise this concept, surface tension का mathematical definition. तो हमने क्या किया? हमने एक पानी का ग्लास लिया, उसमें पानी भर दिया और ग्लास का क्रॉस सेक्शन सर्कल था. मैं ऊपर से देख रहा हूं, हम इसको ऊपर से देख रहे हैं. तो ऊपर से जब देखेंगे तो क्या दिखता है हमको? क्रॉस सेक्शन सर्कुलर. तो ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन वही है. वी आर लुकिंग फ्रॉम द टॉप व्यू. सो दिस इज टॉप व्यू ऑफ लिक्विड. इस टॉप व्यू ऑफ लिक्विड, इस सरफेस पे, सरफेस ऑफ लिक्विड पे हमने एक इमेजिनरी लाइन PQ ले लिया. इस इमेजिनरी लाइन PQ पे मॉलिक्यूल्स होंगे. उस मॉलिक्यूल पे, उन मॉलिक्यूल्स पे दोनों साइड पे टेंजेंशियल फोर्स होगा. वो क्यों आया? because there are less number of molecules on the surface, तो वो एक दूसरे को खींच रहे हैं. They are attracting each other so as to maintain that surface. अगर इस imaginary line का length L है और इस imaginary line पे जितने भी molecules है उस पर total tangential force F है, तो F by L is force per unit length, that is surface tension. So surface tension T is defined as tangential force acting per unit length on both sides of an imaginary line drawn on the
सरफेस ऑफ लिक्विड, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। तो इसके एसआई यूनिट्स क्या होंगे? फोर्स पर यूनिट लेंथ न्यूटन पर मीटर। डायमेंशंस क्या होंगे सरफेस टेंशन के? अभी प्रॉब्लम क्या होता है पता है, ये भी टी और टाइम के लिए भी टी, इसलिए बहुत सारे बुक्स में इंस्टेड ऑफ यूजिंग एस, इन मेनी बुक्स इंस्टेड ऑफ यूजिंग टेंशन के लिए टी दे यूज एस। सो सरफेस टेंशन को बहुत सारे बुक्स में टी की जगह पे एस से भी डिनोट करते हैं। दैट इज ओके, सरफेस टेंशन, दैट इज फाइन। तो फोर्स के डायमेंशंस अपॉन लेंथ के डायमेंशंस, फोर्स के डायमेंशंस क्या होते हैं? m1 l1 t-2 अपॉन लेंथ के डायमेंशंस l1। ओके, तो ये आ जाएगा m1 t-2। तो these are dimensions of surface tension, right? So this particular concept you need to understand well. मैथमेटिकल डेफिनेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि ये नहीं समझेगा तो आगे का डेरिवेशंस नहीं आएंगे। यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सरफेस टेंशन मैथमेटिकली। इट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। ओके, नाउ one last concept for today and then we will stop. Surface energy. हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। और बाय द वे, सरफेस एनर्जी और 2-3 टाइप के एनर्जीज, उसमें कंपैरिजन में बताऊंगा। तो यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट वेल। तो अब ये था लिक्विड, यहां पे हमने लेके रखा है सरफेस लेयर, सरफेस फिल्म जिसको बोला था आपने, ये सरफेस फिल्म है। दिस इज सरफेस फिल्म। अब एज आई टोल्ड यू, इस सरफेस फिल्म में जो भी मॉलिक्यूल्स है उन पे एक नेट डाउनवर्ड फोर्स है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि ये जो मॉलिक्यूल्स है, बिकॉज ऑफ द फोर्स विल स्टार्ट कमिंग डाउन, कभी ना कभी तो नीचे आएगा ये। तो सारे के सारे मॉलिक्यूल अगर नीचे आ गए तो फिर सरफेस पे बचा ही क्या? नथिंग, राइट? तो क्या हो रहा है, हमारे पास सरफेस है, सरफेस फिल्म है, उसमें मॉलिक्यूल्स है, उस पर डाउनवर्ड फोर्स है, और वो डाउनवर्ड फोर्स की वजह से मॉलिक्यूल्स नीचे आना शुरू हो जाएंगे। तो उनको रिप्लेस करने के लिए नीचे से भी ऊपर मॉलिक्यूल्स को जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सारे मॉलिक्यूल नीचे आ गए तो फिर सरफेस पे कुछ बचा ही नहीं है ऐसा। तो फिर तो देयर विल बी अदर वे ट्रांजिशन ऑल्सो, नीचे के मॉलिक्यूल्स को ऊपर जाना पड़ेगा। ओके, गुड। तो ये जो मॉलिक्यूल नीचे से ऊपर गए, ये अपने आप जाएंगे क्या? अगेंस्ट ग्रेविटी, अपने आप अगेंस्ट ग्रेविटी चले गए। ऊपर से वो जो हर एक डायरेक्शन में कोहेसिव फोर्सेस थे उसको भी अपोज करके चले गए। ऐसा होता है? नहीं होता है। तो बॉटम से टॉप पे जो मॉलिक्यूल्स जाएंगे, they will go because of work done. Work has to be done so that this molecules from the bottom of this container will go in the layer. नहीं तो लेयर खत्म हो जाएगा, सारे मॉलिक्यूल्स नीचे आने लगते हैं, फिर लेयर में बचा ही कुछ नहीं। तो नीचे के मॉलिक्यूल्स को ऊपर जाना पड़ेगा अगेंस्ट ग्रेविटी, अगेंस्ट कोहेसिव फोर्स ऑफ अदर वाटर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि बैलेंस फोर्सेस थे, उसको भी अपोज करके ऊपर जा रहा है। तो अपने आप नहीं होता है, वर्क हैज टू बी डन। वर्क क्या है? एनर्जी है। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। फिर ये जो नीचे के मॉलिक्यूल को मैं ऊपर ले गया, मैंने वर्क किया, मतलब वो जो भी है, बट वर्क डन हुआ। अभी वर्क डन हुआ तो वो वर्क डन कहाँ गया? वो तो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, तो वो वर्क डन स्टोर हो गया। कहाँ स्टोर हो गया? सरफेस लेयर में। सो दैट वर्क डन इज स्टोर्ड हियर इटसेल्फ इन द सरफेस फिल्म, and that energy, that is potential energy, is called as surface energy, right?
So because there was net downward force on the molecules in the surface film, these molecules will start going down. To replace these molecules from the bottom has to arise up, but they have to go up against gravity, against balanced cohesive forces. So there has to be work done. This work done is stored in the form of potential energy in the film itself, which is called as surface energy. Okay, so we will stop here for today, और मैं कल सरफेस टेंशन सरफेस एनर्जी दोनों कॉन्सेप्ट वापस समझा के थियरी लिख के दूंगा. सिर्फ थियरी हम किसका नहीं लिखेंगे, बिहेवियर ऑफ लिक्विड सरफेस, क्योंकि बहुत थियरी है तो वो मैं लिख के अपलोड कर दूंगा नोट्स में. ओके.